आज हम जब भी इन्वेस्टमेंट्स की बात करते हैं सबसे पहला ऑप्शन म्यूचुअल फंड्स का आता है। बट एग्जैक्टली म्यूचुअल फंड्स है क्या? म्यूचुअल फंड का कॉन्सेप्ट क्या है? म्यूचुअल फंड कैसे काम करता है? म्यूचुअल फंड के डिफरेंट टाइप्स क्या हैं? इंडिया में म्यूचुअल फंड की ग्रोथ कैसी है? हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल सेंट्रीशाला बाय सेंट्रीसिटी, आपका वेल्थ पार्टनर। माय नेम इज Anuj and you are watching NISM series 5A Pass for Sure videos. In today's video we will cover NISM chapter 2. मैं आपको बता दूं, NISM 5A is a mandatory exam by SEBI for all mutual fund distributors. This video will help you at Centrishala to become a successful distributor. We will cover whole curriculum of NISM 5A including practice questions. It will help you enhance your knowledge to become a successful financial advisor. So let's get started. So first we will cover concept and role of mutual funds. अगर मैं concept की बात करूं, so in India, mutual funds are established as a trust which pools the savings of the people and then invest into any asset class, and that asset class may be equity, commodity, currency and any other type of securities. म्यूचुअल फंड एक प्रोफेशनली मैनेज्ड व्हीकल है। जब हम ये बोलते हैं कि लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो टेक्निकली ये गलत है। हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं करते, म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं। म्यूचुअल फंड के थ्रू हम किसी भी एसेट क्लास में इन्वेस्ट कर सकते हैं, चाहे वो इक्विटी हो, वो बॉन्ड हो, वो गोल्ड हो या रियल एस्टेट हो। फॉर एन एग्जांपल, अगर मैं एक इक्विटी म्यूचुअल फंड की बात करूं तो इसमें फंड मैनेजर पूरा एक पोर्टफोलियो बनाता है 30 to 40 इवन 50 स्टॉक्स तक का। सो आपका किया गया इन्वेस्टमेंट 1000 का, 1 लाख का, जितना भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं वो सारा उन 30-40 स्टॉक्स में डाइवर्सिफाई हो जाता है जिस परसेंटेज में फंड मैनेजर ने वो स्टॉक लिया है। फॉर एन एग्जाम्पल, SBI, इन्फोसिस, TCS, विप्रो, अगर ये स्टॉक्स एक फंड मैनेजर किसी लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में ले रहा है तो वो उसी परसेंटेज में, आपने 1 लाख रुपए डाले हैं और SBI 5% है तो वो 5000 रुपये आपके SBI में जाएंगे। HDFC बैंक उस फंड में 10% है तो आपका 10,000 रुपया HDFC बैंक में लग जाएगा। इसी हिसाब से आपका सारा का सारा पैसा म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में लग जाएगा। सो एक तरीके से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके आप पूरा अपना रिस्क को डाइवर्सिफाई कर देते हैं। अब होता क्या है कि एक टाइम पे हो सकता है कि एक स्टॉक ना परफॉर्म करे, 2 ना परफॉर्म करें, बट पूरा पोर्टफोलियो में से 1-2 स्टॉक्स ना भी परफॉर्म करें तो अल्टीमेटली रिटर्न्स में आपका उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि बाकी स्टॉक्स तो परफॉर्म कर ही रहे हैं। सो दिस इज़ द फंड मैनेजर ड्यूटी कि आपको रिटर्न बना के दे। सो म्यूचुअल फंड्स का एक ही रोल है, टू हेल्प इन्वेस्टर्स इन अर्निंग एन इनकम और बिल्डिंग देयर वेल्थ बाय इन्वेस्टिंग इन द अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल इन द स्टॉक मार्केट। सिर्फ और सिर्फ ड्यू टू द जो भी इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है एक इन्वेस्टर का, उससे रिलेटेड जो भी इन्वेस्टमेंट उसने की है उसको रिटर्न बना के देना, उसकी वेल्थ बनाना बाय इन्वेस्टिंग इन अपॉर्चुनिटीज़। जो भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव के अंदर, फंड मैनेजर को लगता है कि कहाँ इन्वेस्ट करना है कि इन्वेस्टर का रिटर्न बने, फंड मैनेजर वहाँ पे इन्वेस्ट कर सकता है। नाउ विल टॉक अबाउट फ्यू एडवांटेजेस ऑफ म्यूचुअल फंड्स। हमने समझा कि म्यूचुअल फंड्स है क्या, कैसे काम करता है। अब हम देखते हैं म्यूचुअल फंड के एडवांटेजेस क्या हैं। सबसे पहली एडवांटेजेस, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन। जब हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं आपका पूरा का पूरा पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई हो जाता है एंड अफोर्डेबल पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन इसको बोलते हैं। बहुत ही ईजिली डाइवर्सिफाई हो रहा है। आपका किया गया 1000 रुपये की इन्वेस्टमेंट भी पूरी डाइवर्सिफाई हो जाती है उन स्टॉक्स में जिन स्टॉक्स को फंड मैनेजर ने अपने पोर्टफोलियो में लिया है। फॉर एन एग्जाम्पल, पहले भी मैंने बताया था, जैसे कि आपके 1000 रुपये का पोर्टफोलियो अगर एक लार्ज कैप फंड में SBI 5% है तो उसमें आपके 50 रुपये SBI में चले जाएंगे। HDFC बैंक अगर उस फंड में फंड मैनेजर ने 6% लिया है सो 60 रुपीज़ आपके HDFC बैंक में चले जाएंगे। इस हिसाब से आपका पूरा पोर्टफोलियो 40 to 50 स्टॉक्स का तैयार हो जाएगा और आपकी पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई हो जाएगा। सेकंड इज़ प्रोफेशनल मैनेजमेंट। म्यूचुअल फंड्स में जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको प्रोफेशनल मैनेजमेंट मिलती है। फंड मैनेजर, दीज आर ऑल हाईली स्किल्ड एंड प्रोफेशनल पीपल। ये आपका पैसा इन्वेस्ट करते हैं और जो इन्वेस्टमेंट की जाती है वो बहुत ही रिसर्च करने के बाद की जाती है। दीज फंड मैनेजर्स गो टू दी ऑपरेशनल एरिया, वो टॉप मैनेजमेंट से मिलते हैं, तब वो जाके एक स्टॉक पिक करते हैं जो अपने पोर्टफोलियो में ऐड करते हैं जो आपको रिटर्न देता है बाद में। थर्ड इज़ इकोनॉमीज ऑफ स्केल। एक पर्टिकुलर इन्वेस्टर के लिए ये बहुत मुश्किल है कि वो किसी एक फंड मैनेजर को हायर कर ले या पूरे के पूरे सोर्सेज उसके पास नहीं होते हैं रिसर्च करने के लिए। बट बहुत सारे जब इन्वेस्टर्स मिल जाते हैं तो उनको कॉस्टिंग बहुत कम पड़ती है एक फंड मैनेजर की, और इसके साथ के साथ उनको प्रॉपर रिसर्च भी मिलती है जो कि वो उनको एक सिंगल इन्वेस्टमेंट में ना मिल पाती या अपने खुद की इन्वेस्टमेंट्स में उनको नहीं मिल पाती। तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल हो जाता है, डिफरेंट बहुत सारे इन्वेस्टर्स मिलके वो कॉस्ट बियर कर लेते हैं।
ट्रांसपेरेंसी, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना पूरा ट्रांसपेरेंट है। आप स्कीम इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स को पढ़ सकते हैं, स्कीम ऑफ एडिशनल इन्फॉर्मेशन, स्कीम इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स और किम, ये तीनों डॉक्यूमेंट्स पढ़ के आप एक एनएफओ के बारे में पता कर सकते हैं, उसके रिस्क के बारे में, उसके इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव के बारे में, उसके रिस्कोमीटर के बारे में, सारा आप एक इन्वेस्टमेंट अपना जहाँ भी करना है आपको पता चल सकता है। लिक्विडिटी, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना पूरा लिक्विड है। लिक्विडिटी का मतलब मैं आपको बता देता हूँ, हाउ इजीली यू कैन कन्वर्ट योर इन्वेस्टमेंट्स इनटू कैश। म्यूचुअल फंड्स में जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको पूरी लिक्विडिटी मिलती है, आपकी रिडेम्पशन इक्विटी में T+2 डेज में आ जाती है और डेट के केस में आपको नेक्स्ट डे ही आपका पैसा मिल जाता है वापस। रेगुलेटरी कंफर्ट और टैक्स बेनिफिट्स, दो एडवांटेजेस और है म्यूचुअल फंड्स की। टैक्स एडवांटेज है, आप अंडर सेक्शन 80C ELSS स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं, अप टू 1.5 लाख तक आपको इसमें रिबेट मिलती है। अब सिर्फ हमने एडवांटेजेस की बात की, क्या म्यूचुअल फंड की कोई डिसएडवांटेज भी है? सो देखते हैं कोई डिसएडवांटेज भी है या नहीं। अभी करिकुलम में 1 साल पहले तक एज सच कोई 1 या 2 ही डिसएडवांटेजेस मेंशन थी, बट NISM ने 1-2 डिसएडवांटेजेस को और डाल दिया है। सो सबसे पहली डिसएडवांटेज जिनको मैं एज अ डिसएडवांटेज नहीं मानता, नंबर 1 इज चॉइसेस ओवरलोड। देयर आर 44 AMCs इन द कंट्री और सबके पास सारे ही टाइप्स के फंड्स हैं। एक लार्ज कैप फंड की मैं बात करूँ, सबके पास है, सबके पास स्मॉल कैप भी है, सबके पास मिड कैप भी है, सबके पास मल्टी कैप भी है। सो एक इन्वेस्टर के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि वो कौन से फंड को पिक करे। सो एक तरीके से चॉइसेस ओवरलोड हैं, इतने सारे फंड्स में से पिक करना थोड़ा सा मुश्किल काम है। लैक ऑफ पोर्टफोलियो कस्टमाइजेशन, आप फंड मैनेजर को ये नहीं बोल सकते कि आपको ये वाला स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में चाहिए। यू आर लाइक एनी अदर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स इन द फंड, आपको पोर्टफोलियो कस्टमाइज नहीं मिलेगा। फंड मैनेजर जहाँ चाहता है वहाँ पे इन्वेस्ट करेगा, आपको वही पोर्टफोलियो अकॉर्डिंग टू द इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव अगर वो सूट हो रहा है तो आप तभी उसमें इन्वेस्ट करेंगे। नो गारंटेड रिटर्न्स, म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क और यहाँ पर रिटर्न्स की भी गारंटी नहीं है, ये तो आपने सुना ही होगा। सिंस म्यूचुअल फंड्स आर फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म में आपका पैसा बनता है लेकिन शॉर्ट टर्म में आपका पैसा बनने के चांसेस कम है। ये सारी थी लिमिटेशंस। अब हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंड्स की। सो सबसे पहले फंड्स आते हैं, अगर हम कैरेक्टराइजेशन करें फंड्स का बाय द स्ट्रक्चर ऑफ द फंड, तो 2 टाइप के फंड्स होते हैं, ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड। ओपन एंडेड फंड में एक इन्वेस्टर कभी भी एंटर कर सकता है, कभी भी एग्जिट कर सकता है, उसे कोई रोक टोक नहीं है। एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इफ ही वांट्स टू इन्वेस्ट ही कैन इन्वेस्ट एंड इफ एनी पॉइंट ऑफ टाइम ही वांट्स टू लिक्विडेट और रिडीम ही कैन रिडीम। अगर मोस्ट ऑफ द इक्विटी स्कीम्स में अगर वो 1 साल से पहले निकलता है तो उसको 1% का एग्जिट लोड देना पड़ता है। क्लोज एंडेड फंड्स हैव अ फिक्स्ड मैच्योरिटी। एक ड्यूरिंग अ टाइम 10 to 15 डेज के लिए एक NFO ओपन होता है, उसी में आप परचेज कर सकते हो, उसके बाद आप परचेज नहीं कर सकते। दे हैव अ फिक्स्ड मैच्योरिटी। फॉर एन एग्जाम्पल, एक फंड 3 साल का है, उसकी मैच्योरिटी 3 साल के बाद ये और 15 डेज़ के लिए ओपन है, तो उन 15 डेज़ में ही आप इन्वेस्ट कर सकते हो, उसके बाद आपको इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, कोई ट्रांजैक्शन ही नहीं हो सकता उसमें। उसके बाद सीधा रिडेम्पशन 3 साल के बाद होगी उसमें, लेकिन ड्यूरिंग दीज 3 years दीज फंड्स हैज़ टू बी लिस्टेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज। तो आप स्टॉक एक्सचेंज पे जाके ट्रांजैक्ट कर सकते हैं अगर आपको कोई बायर और सेलर मिल रहा है, बट दिस इज़ नॉट ईजी। अगर आपको बायर मिल रहा है तो आप सेल कर दो और आपको सेलर मिल रहा है तो आप बाय भी कर सकते हो, बट लिक्विडिटी वहाँ पर बहुत कम है। बाय द मैनेजमेंट ऑफ द फंड देयर आर 2 टाइप्स मोर। फर्स्ट इज एक्टिवली मैनेज्ड, सेकंड इज पैसिव मैनेज्ड। एक्टिवली मैनेज फंड्स वो फंड्स होते हैं जहाँ पर फंड मैनेजर बहुत एक्टिवली काम करता है, ही ऑलवेज ट्राइज टू बीट द बेंचमार्क, और फंड मैनेजर हैज़ टू क्रिएट द पॉजिटिव अल्फा। अल्फा मीन्स योर स्कीम रिटर्न माइनस बेंचमार्क रिटर्न। अगर एक लार्ज कैप स्कीम का बेंचमार्क निफ्टी है और निफ्टी ने रिटर्न दिया है 12% और आपकी स्कीम ने रिटर्न दिया है 14%, इट मीन्स फंड मैनेजर हैज़ क्रिएटेड पॉजिटिव अल्फा। इट मीन्स आपके फंड ने मार्केट से बेटर परफॉर्म किया है, दैट इज़ वाई यू हैव इन्वेस्टेड इन एक्टिवली मैनेज फंड। ये फंड्स वो फंड्स हैं जहाँ पर फंड मैनेजर ट्राई करेगा पॉजिटिव अल्फा के लिए, आपको मार्केट से बेहतर रिटर्न देने के लिए। पैसिव फंड मैनेजमेंट में फंड मैनेजर को मार्केट को बीट नहीं करना है, सिर्फ जितना मार्केट रिटर्न दे रही है उतना ही रिटर्न देने की कोशिश करनी है, क्योंकि ये पैसिव फंड मैनेजमेंट इंडेक्स फंड में होती है। इंडेक्स फंड्स किसी भी इंडेक्स को रेप्लिकेट कर सकता है। फॉर एन एग्जांपल, किसी भी AMC का इंडेक्स फंड होगा, जैसे निफ्टी का इंडेक्स प्लान है, तो वो सिर्फ निफ्टी को रेप्लिकेट करेगा। निफ्टी 12% रिटर्न देगी तो ये फंड भी हो सकता है 12% का रिटर्न दे, लेकिन फिर भी अगर देयर कुड बी अ डिफरेंस बिटवीन द रिटर्न ऑफ निफ्टी एंड योर फंड, सो उसको हम ट्रैकिंग एरर बोलेंगे। द डिफरेंस बिटवीन द निफ्टी एंड योर फंड इन केस ऑफ पैसिव मैनेजमेंट इज ट्रैकिंग एरर। अब बात करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ इक्विटी फंड्स की। देयर आर 11 कैटेगरीज। द
First is multi-cap fund. It is an open-ended equity scheme where investment across large cap, mid cap and small cap. The minimum investment in equity and equity related instruments would be 75% of the total assets. And minimum equity and equity related instruments in small cap would be 25%. Minimum equity and equity related instruments in mid cap is 25%. And minimum equity and equity related instruments in large cap would be 25%. So means 25, 25, 25, mid cap, small cap and large cap. 25% is mandatory और बाकी 25% फंड मैनेजर अपनी एक्सपर्टीज से कहीं भी लगा सकता है. सेकंड इज लार्ज कैप फंड. लार्ज कैप फंड वो फंड होते हैं जहां पर सारा का सारा पैसा लार्ज कैप कंपनीज में जाता है. 80% ऑफ द मनी शुड बी इन्वेस्टेड इन लार्ज कैप कंपनीज. आगे बढ़ने से पहले हम एक डेफिनेशन देखेंगे कि लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप होते क्या हैं. अगर मैं लार्ज कैप की बात करूं, अकॉर्डिंग टू द NISM बुक, लार्ज कैप्स आर फर्स्ट टू 100th कंपनी इन द टर्म ऑफ फुल मार्केट कैपिटलाइजेशन. पहली से 100वीं कंपनी अकॉर्डिंग टू द मार्केट कैपिटलाइजेशन वो लार्ज कैप में कंसीडर की जाएगी. मार्केट कैपिटलाइजेशन स्टॉक प्राइस मल्टीप्लाई बाय द नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग और फ्री फ्लोटिंग इन द मार्केट. सो कहने का मतलब ये है कि आपके जितने भी शेयर्स हैं, अगर मैं उनको जितने भी आपके नंबर ऑफ शेयर्स हैं और मैं शेयर प्राइस से मल्टीप्लाई कर दूं तो कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन आ जाती है. तो फर्स्ट टू 100th कंपनी इन टर्म्स ऑफ फुल मार्केट कैपिटलाइजेशन वुड बी लार्ज कैप. 101st to 250th company according to the market capitalization would be considered as mid cap, and from 21st company onwards in term of full market capitalization would be considered small cap. So these are called large cap, mid cap, small cap. किसी भी फाइनेंस की बुक में इनकी प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है, क्योंकि मेरी स्मॉल कैप हो सकता है पाकिस्तान के लिए लार्ज कैप हो, या अमेरिका की स्मॉल कैप मेरे लिए, हमारे इंडिया के लिए लार्ज कैप हो, राइट. सो दैट डिपेंड्स ऑन इकोनॉमी टू इकोनॉमी. बट अगर हम इंडिया की बात करें, सो लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप की यही डेफिनेशन है. इसके बाद लार्ज कैप फंड की हम बात कर रहे थे. सो लार्ज कैप फंड में 80% ऑफ द इन्वेस्टमेंट शुड गो इन लार्ज कैप कंपनीज ओनली. सो जब सारा का सारा पैसा मिनिमम 80% एक लार्ज कैप कंपनी में जाता है तो उसको बोलते हैं लार्ज कैप फंड. 80% इज द मैंडेट, 80% जाना ही चाहिए. बाकी 20% इज ऑन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द फंड मैनेजर कि फंड मैनेजर कहाँ इन्वेस्ट करना चाह रहा है. थर्ड इज लार्ज एंड मिड कैप फंड, एन ओपन एंडेड स्कीम अगेन इन्वेस्टिंग इन बोथ लार्ज एंड मिड कैप स्टॉक्स. The minimum investment in equity and equity related instruments of large cap companies shall be 35%, and the minimum investment in equity and equity related instruments of mid cap companies shall be 35%. So large and mid cap companies में 35% 35% एक large cap company में जाएगा और 35% एक mid cap company में जाएगा. So 70% should be in large and mid cap. Rest again 30% is on fund manager discretion, वो कहाँ invest कर रहा है. वो हो सकता है 50% लार्ज कैप ले ले और 50% मिड कैप भी ले ले. मैंडेट पूरा करने के बाद फंड मैनेजर कहीं भी इन्वेस्ट कर सकता है. नेक्स्ट इज मिड कैप फंड, एन ओपन एंडेड स्कीम प्रीडोमिनेंटली इन्वेस्टिंग इन मिड कैप स्टॉक्स. मिनिमम 65% शुड बी इन मिड कैप्स एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम. उसके ऊपर अगेन फंड मैनेजर का डिस्क्रिप्शन है. देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ फंड्स. हमने देखा लार्ज कैप देखा, उससे पहले मल्टी कैप देखा, मिड कैप देखा. So mid-cap fund में an open-ended equity scheme should be in mid-caps only. The minimum investment in equity and equity-rated instruments shall be 65%. Small cap में भी again same, an open-ended scheme predominantly investing in small cap stocks. Minimum investment in equity and equity-rated instruments of small cap shall be 65%. 65% should be in small cap. Rest 35% according to the fund manager, totally on the discretion of the fund manager, वो कहाँ इन्वेस्ट करना चाह रहा है. उसके बाद आते हैं सेक्टोरल और थीमेटिक फंड्स. जब सारा का सारा पैसा एक सेक्टर में, इकोनॉमी के एक सेक्टर में जाता है, हम उसको सेक्टोरल फंड्स बोलते हैं. एन ओपन एंडेड स्कीम इन्वेस्टिंग इन अ स्पेसिफिक सेक्टर सच एज बैंक, पावर इज अ सेक्टोरल फंड. द मिनिमम इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ अ पर्टिकुलर सेक्टर शैल बी 80% ऑफ द टोटल एसेट्स. नेक्स्ट इज ELSS, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम. इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम में हमें टैक्स बेनिफिट मिलता है. इसमें एक लॉक इन है 3 साल का. हम इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं अप टू 1.5 lakhs तक. हमको इनकम टैक्स बेनिफिट की रिबेट हम ले सकते हैं अंडर सेक्शन 80C. 1.5 lakhs इज द मैक्सिमम अमाउंट विच वी कैन अवेल एज अ रिबेट इन द इनकम टैक्स. इन्वेस्टमेंट्स हम इसमें कितने भी कर सकते हैं. 80% शुड बी इन इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम. In equity, last category is flexi cap funds.
फ्लेक्सी कैप फंड्स में हम अक्रॉस द कैप्स इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप। मल्टी कैप की तरह यहाँ पर कोई मिनिमम एलोकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। फंड मैनेजर कहीं पे कितना भी किसी भी कैप में डिप्लॉय कर सकता है। ही कैन डिप्लॉय 50% इन लार्ज कैप एंड रेस्ट 25 इन मिड कैप एंड स्मॉल कैप, और 50% इन स्मॉल कैप एंड रेस्ट इन मिड एंड लार्ज कैप। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द मल्टी कैप एंड फ्लेक्सी कैप ऑल्सो। फ्लेक्सी कैप में देर इज नो मिनिमम रिक्वायरमेंट, मल्टी कैप में देर इज अ मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ 25% इन ईच कैप्स। ये सारे इक्विटी फंड्स थे। अब हम कुछ डेट फंड्स की भी बातें करते हैं। डेट फंड्स में सबसे पहले आते हैं लिक्विड फंड्स। लिक्विड फंड्स वो फंड्स होते हैं जहां पर इन्वेस्टमेंट्स एक डेट और मनी मार्केट सिक्योरिटी में की जाती है जिसकी मैच्योरिटी 91 डेज होती है। उसके बाद आते हैं अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड्स, एन ओपन एंडेड ultra short term debt scheme investing in debt and money market instruments with maturity duration between 3 to 6 months। तो जब ड्यूरेशन 3 to 6 months है जिन सिक्योरिटीज़ की, उनको हम अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड कहते हैं। लो ड्यूरेशन फंड, अगेन ड्यूरेशन इज 6 to 12 months। मनी मार्केट, एन ओपन एंडेड डेट स्कीम इन्वेस्टिंग इन मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स हैविंग मेच्योरिटी अप टू 1 year। शॉर्ट ड्यूरेशन फंड्स, an open-ended short-term debt in scheme investing in debt and money market instruments with duration between 1 to 3 years. Medium duration 1 to 4 years and medium to long term 1 to 7 years. And long duration funds में maturity duration आपकी is greater than 7 years. So जब हम short duration funds की बात कर रहे हैं तो fund manager ने जो debt securities ली हैं उनकी average maturity 1 to 3 years है। जब हम medium duration funds की बात कर रहे हैं तो उसमें ली गई डेट सिक्योरिटीज़ की एवरेज मेच्योरिटी 1 to 4 years है। मीडियम टू लॉन्ग ड्यूरेशन फंड्स में 4 to 7 years है और लॉन्ग ड्यूरेशन फंड्स में ग्रेटर देन 7 years है। नेक्स्ट इज कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड्स, एन ओपन एंडेड डेट स्कीम इन्वेस्टिंग इन AA+ एंड अबव रेटेड कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। द मिनिमम इन्वेस्टमेंट इन कॉर्पोरेट बॉन्ड शैल बी 80%। मतलब आपका जो इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो है डेट सिक्योरिटीज़ का, डेट शुड बी AA+ एंड अबव रेटेड कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में जाना चाहिए, और मिनिमम 80% शुड बी इन AA एंड अबव रेटेड कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। नेक्स्ट इज क्रेडिट रिस्क फंड, एन ओपन एंडेड डेट स्कीम इन्वेस्टिंग इन बिलो हाईएस्ट रेटेड कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड में क्या था, AA+ में पैसा जा रहा था। क्रेडिट रिस्क फंड में इन्वेस्टमेंट डेट सिक्योरिटीज में हो रही है बिलो हाईएस्ट रेटेड कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। द मिनिमम इन्वेस्टमेंट इन कॉर्पोरेट बॉन्ड शैल बी 65%। Only in AA, that excludes AA+ rated corporate bonds and below rated corporate bonds। मतलब आप सिर्फ और सिर्फ AA में पैसा लगाओगे, AA+ में नहीं। इसीलिए क्रेडिट रिस्क फंड में रिटर्न थोड़ा ज़्यादा होगा इन रिस्पेक्टिव टू कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड्स। कॉर्पोरेट फंड्स का डेट सिक्योरिटीज़ का पोर्टफोलियो AA+ में जाता है और क्रेडिट रिस्क का पोर्टफोलियो AA में रहता है। दैट एक्सक्लूड्स AA+ रेटेड कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। सो कुछ रिटर्न क्रेडिट रिस्क फंड में ज़्यादा होगा। ये तो थे डेट स्कीम्स, हमने इक्विटी स्कीम्स देखी, हमने डेट स्कीम्स देखी। अब हम देखते हैं हाइब्रिड स्कीम्स। हाइब्रिड स्कीम्स में देयर आर 3 कैटेगरीज। फर्स्ट इज कंजर्वेटिव हाइब्रिड, सेकंड इज बैलेंस्ड हाइब्रिड एंड थर्ड इज एग्रेसिव हाइब्रिड। कंजर्वेटिव हाइब्रिड की अगर बात करें तो उसमें इक्विटी पोर्शन कम रहेगा और डेट पोर्शन ज़्यादा रहेगा। इक्विटी पोर्शन शुड बी 25 to 30% एंड डेट शुड बी 70 to 75%। अगर बैलेंस्ड हाइब्रिड की बात करें सो दैट वुड बी 50% इक्विटी एंड 50% डेट। पूरा पोर्टफोलियो बैलेंस्ड रहेगा। एंड द थर्ड इज एग्रेसिव हाइब्रिड जिसमें इक्विटी ज़्यादा है और डेट कम। इक्विटी पोर्शन शुड बी 65 to 70% एंड डेट पोर्शन शुड बी 25 to 30%। अब हम बात करते हैं ग्रोथ ऑफ म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री इन इंडिया। किस तरह से म्यूचुअल फंड्स ने इंडिया में ग्रो किया है। अगर इन 2008 एंड 2010 म्यूचुअल फंड्स का जो AUM था वो 6 लाख करोड़ था। 2016 में ये AUM 8 लाख करोड़ पे पहुंच गया, और अगर 2022 की बात करूं तो ये AUM यानी कि एसेट्स अंडर मैनेजमेंट 38 लाख करोड़ पे पहुंच गए। 2022 में ये AUM 38 लाख पे पहुंच गया, 38 लाख करोड़ पे। और 2023 में आज मार्च के एंड तक ये AUM 41 लाख करोड़ टच कर चुका है। So this is the mutual fund industry और म्यूचुअल फंड AUM ग्रोथ इन इंडिया। 2010 से 6 लाख करोड़ से आज 2023 पे हम 41 लाख करोड़ पे हैं। आज मोर देन 10 करोड़ पोर्टफोलियोज लाइव हैं जब हम बात कर रहे हैं, और अप्रॉक्सीमेटली 14,000 करोड़ की मंथली SIP बुक है इंडिया की।
मतलब 14,000 करोड़ हर महीने का इनफ्लो हमारे म्यूचुअल फंड्स में आ रहा है। सो गाइज दैट वाज ऑल फ्रॉम द चैप्टर 2। अब हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। ये क्वेश्चंस भी हमने NISM की बुक से ही लिए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज डैश इंडिकेट्स हाउ मच मनी कैन बी जनरेटेड पर यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन केस ऑफ द स्कीम इज लिक्विडेटेड। अगर स्कीम को लिक्विडेट किया जाए तो कितने पैसे एक इन्वेस्टर को मिल सकते हैं, ये किस चीज़ पर डिपेंड करता है। सो इसका करेक्ट आंसर है NAV। अगर हम NAV मल्टीप्लाई बाय द नंबर ऑफ यूनिट्स इज व्हाट दैन इन्वेस्टर the amount that an investor gets when he redeems or liquidate his holdings. Each mutual fund scheme must have a stated investment objective. This is question number 2. State whether true or false. हर mutual fund scheme का एक investment objective होता है। The answer is true. Every mutual fund scheme, कोई भी mutual fund scheme हो, it must have a stated investment objective. उसी के अंडर एक investment policy बनती है और उसी के अंडर fund manager आपके पैसे को डिप्लॉय करता है। Which of the following is an advantage of mutual funds? Customized portfolio, convenience to buy stocks and bonds directly from the mutual funds, और economies of scale। तो जैसा कि हमने देखा, economies of scale is an advantage of mutual fund. Fourth question, the transparency levels in mutual funds are very low. State whether true or false. The correct answer is false. Actually, the transparency level in mutual funds are quite high. एक इन्वेस्टर के पास स्कीम इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट है, स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है और किम है, उसको सारी की सारी ट्रांसपेरेंसी दी गई है। वो सारे के सारे ऑफर डॉक्यूमेंट्स को पढ़ सकता है और कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है वो डिसाइड कर सकता है। सो इस हिसाब से म्यूचुअल फंड्स आर प्योरली ट्रांसपेरेंट। यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी लेवल्स बहुत हाई है, ना कि इस क्वेश्चन में बताया गया बहुत लो है। सो इसलिए the answer is false. Which of the following categories of mutual funds have a fixed maturity date? Open-ended, exchange-traded funds, close-ended funds और interval funds. जब हम type of funds पढ़ रहे थे, जब हमने देखा था कि fixed maturity सिर्फ close-ended funds की होती है। Open-ended funds की कोई maturity नहीं है। At any point of time, investor can enter and can exit, but close-ended funds have a fixed maturity. वो सिर्फ एक during NFO open होते हैं और after NFO period कोई भी ट्रांजैक्शन उनमें नहीं हो सकता। सो दैट वाज ऑल फ्रॉम चैप्टर 2। अगर आपके कोई भी डाउट हैं या आप किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक पे एक वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम उस पर्टिकुलर टॉपिक पे एक वीडियो बनाएंगे। थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना। और NISM सीरीज़ 5A की प्रिपरेशन जारी रखने के लिए हमारी चैप्टर 3 की वीडियोज़ देखें। थैंक यू सो मच।